हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रेम में आप सभी का स्वागत है। ये क्लास आपकी जीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होगी। तो चलिए बिना समय क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा और मैं आपको एक एक क्वेश्चन बेस्ड एक्सप्लेनेशन के साथ कराता हुआ साथ में ही चलूँगा। तो चलिए बिना समय क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका कहता है कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई। तो कांग्रेस की स्थापना की यदि बात करें किस वर्ष की गई थी, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1885 में। ठीक है, 1885 में क्या हो, ए ओ हुम के द्वारा। किसके? ए ओ हुम, ए ओ हुम। ठीक है, ए ओ हुम के द्वारा क्या होता है, कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। देखिए, 1916 में क्या होता है, 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। क्या होता है? लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन कब होता है? 1916 में होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं लखनऊ अधिवेशन की। बात करते हैं 1987 की। देखिए, 1987 में क्या होता है, गोवा पूर्ण राज्य बना था। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि गोवा पूर्ण राज्य कब बना था, तो 1987 में गोवा पूर्ण राज्य बना था। इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। देखिए, ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 1881। तो 1881 में क्या होता है, 10 के आधार पर पहली जनगणना होती है। क्या होती है? 10 के आधार पर पहली जनगणना होती है, जो कि किसके टाइम होती है? रिपन के समय। ठीक है, किसके समय होती है? रिपन के समय होती है। 10 के आधार पर पहली जनगणना 1881 में। बात करते हैं पहली बार जनगणना कब हुई, तो पहली बार जनगणना होती है 1872 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका। पहली जनगणना जो होती है वो 1872 में होती है, जो कि मियो के समय होती है। किसके? मेयो के समय होती है। ठीक है, 1872 में। अब चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है हरचरित्र नाम पुस्तक के लेखक कौन है। किसकी बात कर रहा है? हरचरित्र की। ठीक है, हरचरित्र पुस्तक के लेखक जो है वो है बाणभट्ट। कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट ने दो पुस्तकें और भी लिखी हैं, जैसे कि कादम्बरी। कादम्बरी भी किसकी है? बाणभट्ट की। और ये बहुत ही फेमस है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कादम्बरी। ठीक है, कादम्बरी किसकी है? बाणभट्ट की। ठीक, बात करते हैं विष्णु शर्मा की। तो विष्णु शर्मा की कौन सी है? पंचतंत्र। पंचतंत्र किसकी है? विष्णु शर्मा की। ठीक है, पंचतंत्र किसकी है? विष्णु शर्मा की। बात करते हैं हम कालिदास की। देखिए, कालिदास की बहुत ही महत्वपूर्ण बुक हैं, जैसे कि हमारा एक है मेघदूत। कौन सी है? मेघदूत। मेघदूत एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। मेघदूत है रघुवंशम है, कुमार संभवम है, और अभिज्ञान शकुंतलम भी किसकी है? कालिदास की है। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अभिनव भारत की स्थापना किसने की। बात कर रहा है अभिनव भारत की। तो अभिनव भारत की स्थापना करते हैं वी डी सावरकर। कौन करते हैं? वी डी सावरकर अभिनव भारत की स्थापना करते हैं। और यही क्या स्टार्ट करते हैं, यही मित्र मेला भी यही स्टार्ट करते हैं। कौन सा मेला था? मित्र मेला। मित्र मेला किसके द्वारा स्टार्ट होता है? क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, तो वो था हमारा वी डी सावरकर। किसके द्वारा होता है? वी डी सावरकर द्वारा मित्र मेला भी स्टार्ट होता है। और अभिनव भारत भी किसके द्वारा स्टार्ट होता है? वो वी डी सावरकर के द्वारा। बात करते हैं दयानंद सरस्वती की। देखिए, दयानंद सरस्वती जो थे, इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश दिया। सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना कौन करते हैं? दयानंद सरस्वती करते हैं। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती करते हैं। और स्वराज्य शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ आपको। स्वराज्य शब्द का पहली बार यूज जो किया था, मतलब प्रयोग जो किया था, वो दयानंद सरस्वती ने किया था। कौन सा शब्द था? स्वराज्य शब्द। स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग जो किया था वो दयानंद सरस्वती ने किया था। तो दयानंद सरस्वती 3 क्वेश्चन बने, सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना, और स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग। और वेदों के लोटो भी किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। देखिए, स्वामी विवेकानंद जो थे, ये कर्मयोग, इनकी बुक कौन सी है? कर्मयोग है। और इनका मिशन कौन सा है? रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन इनका मिशन है, और कर्मयोग इनकी बुक है। कौन सी है? कर्मयोग। ठीक है, कर्मयोग इनकी बुक है। इसके बाद हम बात करते हैं राजा राम मनोहर राय। राजा राम मनोहर राय ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1829 में। किसके? सती प्रथा पर रोक किसने लगाई थी? राजा राम मनोहर राय ने। कब? 1829 में। ठीक है, 1829 में राजा राम मनोहर राय ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी कौन करते हैं? राजा राम मनोहर राय। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना भी कौन करते हैं? राजा राम मनोहर राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। देखिए, यहीं आपसे मैं बता दूं आपको यहाँ, क्योंकि राजा की उपाधि किसने दी? राजा राम मनोहर राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। किसने?
अकबर द्वितीय ने, ठीक है, अकबर द्वितीय ने राजा राम मनोहर राय को राजा की उपाधि दी थी। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ। देखिए पानीपत के पहले युद्ध की बात कर रहा है, किसकी, पहले युद्ध की। तो पानीपत का पहला युद्ध होता है आपका 1526 में, और ये जो होता है ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। किसके, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच होता है 1526 में, ठीक है, लोदी के, इब्राहिम लोदी, ठीक है, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश की स्थापना करते हैं बहलोल लोदी, जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं 1556 की। देखिए 1556 में होता है दूसरा पानीपत का युद्ध। दूसरा पानीपत का युद्ध कब होता है, 1556 में होता है दूसरा पानीपत का युद्ध। 1576 की बात करते हैं तो हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में। किसका युद्ध होता है, हल्दी घाटी का युद्ध होता है 1576 में, जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है, ठीक है। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जो कि अकबर और महाराणा प्रताप के बीच होता है। बात करते हैं 1527 की। 1527 में खानवा का युद्ध होता है। किसका युद्ध होता है, खानवा का युद्ध होता है 1527 में, ठीक है, खानवा का युद्ध। यही मैं एक डेट और आपको बताता हूँ, 1761 में क्या होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। किसका, पानीपत का तीसरा युद्ध जो होता है वो 1761 में होता है, पानीपत का तीसरा युद्ध। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन पहली बात हम बात करते हैं कि कब स्टार्ट हुआ ये, तो ये 1930 में स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था, 1930 में स्टार्ट होता है, और ये डांडी से स्टार्ट होता है। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा डांडी, ठीक है, 1930 में डांडी से स्टार्ट होता है, ठीक है। चंपारण की बात करते हैं। चंपारण में क्या होता है कि महात्मा गांधी पहली बार कहाँ जाते हैं, चंपारण जाते हैं 1917 में, ठीक है, 1917 में। इसके बाद हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह भी महात्मा गांधी द्वारा पहला सत्याग्रह था, जो कि चंपारण सत्याग्रह था, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात करते हैं किस देश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नेपाल, जो कि क्या स्थित है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, नेपाल में है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए अफ्रीका की यदि मैं बात करूं तो किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी, किलिमंजारो, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि जीएसटी की स्थापना कब की गई। तो जीएसटी का राइट आंसर हो जाएगा आपको 2017 में, ठीक है, 2017 में जीएसटी लागू होती है, और ये एक अप्रत्यक्ष टैक्स है, ठीक है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। बात करते हैं हम जीएसटी की, तो 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, जीएसटी से, अप्रत्यक्ष टैक्स है और संवर्ती सूची का टैक्स है। बात करते हैं देखिए ऑप्शन की, अदर ऑप्शन की, 2009 की। 2009 में क्या आता है, मनरेगा एक्ट आता है 2009 में। कौन सा एक्ट आता है, मनरेगा एक्ट। मनरेगा एक्ट 2009 में आता है, लेकिन यही आपसे पूछ लिया जाए कि नरेगा एक्ट कब आता है, तो वो 2005 में आता है, ठीक है। मनरेगा की बात करते हैं 2009 में आता है, और RTE राइट टू एजुकेशन कब आता है, 2009 में आता है, ठीक है। 2015 की बात करते हैं तो 2015 में नीति आयोग 1 जुलाई, देखिए नीति आयोग की यदि मैं बात करूं तो 2015 में क्या होता है, 2015 में होता है हमारा नीति आयोग की स्थापना होती है 2015 में, ठीक है, जिसके हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। नीति आयोग की स्थापना कब होती है, 2015 में, ठीक है, जिसकी हेड कौन होते हैं, प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। अब बात करते हैं 2005 की। देखिए 2005 में मैंने आपको बताया नरेगा एक्ट आया था, और RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI भी कब आया था, 2005 में आया था। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, क्या कहता है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है। किसकी बात कर रहा है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस की बात कर रहा है कि कब मनाया जाता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पंचायती, ये तो आपका हो जाएगा 24 अप्रैल, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा आपका, 24 अप्रैल, ठीक है। बात करते हैं हम 2 अक्टूबर की। 2 अक्टूबर को मनाते हैं अहिंसा दिवस, ठीक है। कौन सा दिवस है, अहिंसा दिवस, ठीक। अहिंसा दिवस कब मनाते हैं, 2 अक्टूबर को, ठीक है। बात करते हैं 21 अप्रैल की। 21 अप्रैल को मनाते हैं सिविल सेवा डे, मतलब सिविल सेवा दिवस कब मनाते हैं, 21 अप्रैल को। 26 दिसंबर को हम मनाते हैं वीरवाल दिवस, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीरवाल
दिवस, ठीक है। वीरबाल दिवस कब मनाते हैं हम? 26 दिसंबर को। और बात करते हैं हम ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? ब्रेल दिवस, ठीक है। ब्रेल दिवस कब मनाते हैं? ब्रेल दिवस हम मनाते हैं 4 जनवरी को। 4 जनवरी को मनाते हैं हम, ब्रेल दिवस के रूप में मनाते हैं 4 जनवरी को, ठीक है। बात करते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि ग्राम पंचायत का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? किसकी बात कर रहा है? ग्राम पंचायत की, ठीक है। बात आपसे कर रहा है ग्राम पंचायत का जो उल्लेख है वो आपके किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अब ऑप्शन की। देखिए इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत गठन जो वो आर्टिकल 40 में, मतलब अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत गठन। आर्टिकल 44 की यदि मैं बात करूँ, मतलब अनुच्छेद 44 की बात करते हैं तो समान सिविल संहिता जो है वो आर्टिकल 44 में हो। और ये लागू जो है एकमात्र राज्य है जिसमें लागू है वो है हमारा गोवा। गोवा में आर्टिकल 44 लागू है, ठीक है। बात करते हैं आर्टिकल 48 की। देखिए आर्टिकल 48 की बात करें तो कृषि और पशुपालन से संबंधित कौन सा आर्टिकल 48 है। 50 की यदि हम बात करें तो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है आर्टिकल 50, ठीक है। 51 की बात करते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में बताता है 51। चलिए और महत्वपूर्ण आर्टिकल देख लेते हैं। देखिए बात करते हैं आर्टिकल 17 की, अस्पष्टता का अंत मतलब छुआछूत खत्म, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं विधि के समक्ष समानता आर्टिकल 14, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की, तो उपाधियों का अंत आर्टिकल 18, ठीक है। आर्टिकल 19 की यदि मैं बात करूँ तो बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, आर्टिकल 19 में है। इसके बाद हम बात करते हैं आर्टिकल 32 की। 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अंत। और आर्टिकल 32 को ही B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा, आर्टिकल 32 को, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है केंद्र व राज्य का संबंध किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? मतलब पूछा है कि आपसे जो केंद्र और राज्य है उसका संबंध किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा अनुसूची 7 में, क्योंकि अनुसूची 7 में 3 सूची हैं, संघ सूची, संवर्धित सूची और राज्य सूची। तो उसी में क्या है? केंद्र और राज्य के बीच का बंटवारा बताया है, ठीक है। बात करते हैं नवी अनुसूची। देखिए नवी अनुसूची जो है हमारी, ये पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, ये जब जोड़ी गई थी, ठीक है, नवी अनुसूची। इसके बाद हम बात करते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित और ये 52वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी जाती है और ये 1985 में जोड़ी जाती है। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची, और जो कि संबंधित है दल बदल से। कौन सी? 10वीं अनुसूची। बात करते हैं 6ठी अनुसूची की। 6ठी अनुसूची में जो है 4 राज्यों के बारे में वर्णन है 6ठी अनुसूची में, ठीक है, जो कि आपका असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये 4 राज्य हैं। कौन से? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये 4 राज्य हमारे अनुसूची 6 के अंतर्गत 6 में वर्णन है इनका, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। देखिए विटामिन से आपको एक क्वेश्चन मिल ही रहा है, तो इसलिए मैं आपको विटामिन का क्वेश्चन भी लाया हूँ। देखिए पूछा है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा जो स्कर्वी रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। अब बात कर लेते हैं हम विटामिन ए की, ठीक है। विटामिन ए में क्या होता है? विटामिन ए में होता है हमारा रतौंधी रोग। रतौंधी रोग किस में होता है? रतौंधी रोग जो होता है हमारा विटामिन ए से होता है, रतौंधी रोग, ठीक है, विटामिन ए से, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं बी की, ठीक है। बी की मैं बात करूं तो बी की बेरी रोग होता है, मतलब इसका रासायनिक नाम की बात करें थायमिन होता है, ठीक है। बात करते हैं विटामिन डी की। रिकेट्स मतलब सूखा रोग जो होता है वो विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। बात कर लेते हैं जल में घुलनशील, तो बी और सी विटामिन किसमें? जल में घुलनशील है। बाकी जो एडीई के जो बचे वो हमारे बस हमें घुलनशील विटामिन है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है देश के पहले सीविड पार्क की स्थापना किस राज्य में की गई? कौन सा पार्क है? सीविड पार्क की स्थापना की यदि बात करते हैं तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। किसमें? तमिलनाडु में सीविड पार्क की स्थापना की जाती है, तमिलनाडु में, ठीक है। बात करते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि मार्च 2022 में आरबीआई गवर्नर ने कहां पर रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? कौन सा हब है? इनोवेशन हब, ठीक है, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में क्या है कि इन्होंने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के उद्घाटन किया है, ठीक है, आरबीआई गवर्नर ने। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए बात कर लो मुंबई की, तो मुंबई को गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है, मुंबई को, ठीक है। हैदराबाद
टी हब 2.0 क्या है? टी हब 2.0 किससे संबंधित है? ये हमारा हैदराबाद से संबंधित है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हैदराबाद में कौन सा स्टेचू है। ठीक है, स्टेचू कौन सा है हैदराबाद में, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद बात करते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि मार्च 2022 में किस राज्य में अधिगम योजना शुरू होती है? तो अधिगम योजना की मैं बात करूं तो ये इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा में कौन सी योजना स्टार्ट होती है? अधिगम। अधिगम योजना स्टार्ट होती है हरियाणा में। बात करते हैं इसके बाद हम राजस्थान की। तो राजस्थान में चिरंजीवी योजना स्टार्ट होती है राजस्थान में। कहाँ? चिरंजीवी योजना कहाँ है? राजस्थान की है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की यदि मैं बात करूँ तो गोधन न्याय योजना किसकी है? छत्तीसगढ़ की है। ठीक है, और सीएम सक्षम सुरक्षा योजना, सीएम सक्षम सुरक्षा योजना भी छत्तीसगढ़ की है। और गोधन न्याय योजना भी किसकी है? छत्तीसगढ़ की है। चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि जून 2022 में कौन सा देश भांग की खेती को करार देने वाला एशिया का पहला वैध करार देने वाला एशिया का पहला देश बन गया है? ठीक है, तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका थाईलैंड। ठीक है, थाईलैंड ने क्या है? भांग की खेती को वैध माना है। किसने? थाईलैंड ने। और सफ़ेद हाथियों का देश भी किसे कहा जाता है? थाईलैंड को ही कहा जाता है, जिसकी राजधानी बैंकॉक है। ठीक है, बात करते हैं इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? देखिए, समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो थे तो वो हरिशरण थे। कौन थे? हरिशरण समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। ठीक है, किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इसके बाद हम बात करते हैं बाणभट्ट की। तो बाणभट्ट के द्वारा पुस्तक कौन सी है? हर्षचरित्र है। और ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। ठीक है, कालिदास जो थे, कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवि थे। कालिदास किसके थे? विक्रमादित्य के। बाणभट्ट हर्षवर्धन के थे। और समुद्रगुप्त के कौन थे? हरिशरण समुद्रगुप्त के थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको इससे संबंधित कराए हैं। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? किसकी बात कर रहा है? बांधों को, डैम को, मतलब डैम को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? तो इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है? बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है? बात कर रहा है WHO के मुख्यालय की। किसकी बात कर रहा है? WHO के मुख्यालय की यदि बात करता है तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा जिनेवा। देखिए, मैंने आपको पहली क्लास में भी मुख्यालय संबंधित कोई एक क्वेश्चन कराया था, जिसमें मैंने आपको ज़्यादातर जो उनके हेडक्वार्टर थे मैंने आप बता दिए थे। अब बात करते हैं हम जिनेवा में किस का। फिर एक बार दोबारा से देखिए, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और अंकटाड का मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा में भी है। और गेट का मुख्यालय भी कहाँ है? जिनेवा में ही है। ठीक है, बात करते हैं ग्लेड में। WWF का मुख्यालय कहाँ है? ग्लेड में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में किसका? न्यूयॉर्क में देखिए, न्यूयॉर्क में हमारा UNO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, UN का मुख्यालय भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और यूनिसेफ का मुख्यालय भी कहाँ है? हमारा न्यूयॉर्क में ही है। ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। पेरिस की बात करते हैं तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय। ठीक है, तो पेरिस में किसका मुख्यालय? यूनेस्को का। और ग्लेड में किसका? WWF का मुख्यालय कहाँ? ग्लेड में। ठीक है, यही मैं आपको बता दूं वर्ल्ड बैंक। ठीक है, कौन सी बैंक है? वर्ल्ड बैंक और IMF। वर्ल्ड बैंक और IMF का मुख्यालय जो है वो हमारा वाशिंगटन DC में है। ठीक है, वाशिंगटन DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, बात कर रहा है कथक की। देखिए, कथक की यदि बात करेंगे यहाँ किसका शास्त्रीय नृत्य है तो कथक जो हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। किसका होगा? कथक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? कथक। बात करते हैं हम केरल की। तो देखिए, कल शास्त्रीय नृत्य मैंने आपको कल भी कराया था और आज फिर करा रहा हूँ मैं आपको। देखिए, शास्त्रीय नृत्य केरल के जो है मोहिनी अट्टम और कथकली जो है। लेकिन कथक पूछेगा आपसे, जो कि बिरजू महाराज से संबंधित है, और ये हमारा उत्तर प्रदेश का है।
आपसे कभी पूछ लिया जाए कथकली और मोहिनीअट्टम, तो ये दोनों के दोनों कहाँ के हैं? केरल के हैं। ठीक है, कर्नाटक का बहुत ही फेमस एक फोक डांस है, मतलब लोक नृत्य है, तो वो हमारा यक्षगान है। कौन सा? बहुत ही फेमस ये यक्षगान। और ये आपको एग्जाम बार बार पूछा जाता है, यक्षगान। तमिलनाडु की बात करते हैं तो भरतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है, कौन सा है? भरतनाट्यम। ठीक, भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो आप ये भी याद रखेंगे। बात यही आपका असम का पूछ लिया जाता है, तो असम का हमारा सत्रिय है। कौन सा है? सत्रिय कहाँ का? असम का है। ठीक है, सत्रिय कहाँ का? असम का। मणिपुर का मणिपुरी है। उड़ीसा का उड़िया है। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य हैं। चलिए बात करते हैं इसके बाद में। और भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, शास्त्रीय भाषाओं की बात करता है तो कितनी है? 6 हैं। ठीक है, शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? 6। ठीक, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं। देखिए क्वेश्चन आ ही गया है, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं? तो 6। कितनी है? 6। भारत में शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं। बात यही करता है अनुसूची की, तो अनुसूची कितनी है भारत में? संविधान में कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12 अनुसूची। यदि आपसे यह पूछ लिया था मूल संविधान में कितनी है, तो मूल संविधान में हमारी 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, नवी जुड़ती है पहले संविधान संशोधन के द्वारा, 10वीं जुड़ती है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 11वीं जुड़ती है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 12वीं जुड़ती है हमारी 12वीं जो जुड़ती है हमारी, वो जुड़ती है हमारी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं 18। देखिए 18 क्या? 18 पुराण है। पुराणों की संख्या कितनी है हमारी? 18 है पुराणों की संख्या। ठीक है, 8 की यदि बात करते हैं तो 8 हमारे शास्त्र नृत्य हैं। 8 क्या है हमारे? 8 हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, चलिए तो फिर हम आज की क्लास यहीं रखते हैं। देखिए यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें। ठीक है, क्लास आपको अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या क्या करना है आपको? लाइक करना है और शेयर करना है, और चैनल बनाए हो चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्या करना है? सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, चैनल बनाए हो तो। चलिए फिर मिलते हैं और एक बेहतरीन सी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।